उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़कर एक विकल्प चुना जिसमें उन्होंने फ्री में काफ़ी युवाओं को कोचिंग दी। ये 2-3 दिन पहले एक सोशल मीडिया में वीडियो आया था, एक 19 वर्षीय लड़की है फांसी ले ली, लाइव आई थी वो फेसबुक पे। मैं 93 का PhD हूँ। अभी आपने कहा कि प्राइवेट में ज़्यादा फायदा था, लेकिन आपने काफ़ी युवाओं को जो है फ्री में कोचिंग भी दी है। तो आज तक आपने कितने युवाओं को जो है फ्री में कोचिंग दी है? 3500 बच्चा में सरकारी स्कूलों का आज तक निःशुल्क क्रैश कोर्स एक होता है नीट का, मेडिकल एंट्रेंस के लिए, वो देता रहा। कुछ कॉलेजेस और स्कूल को भी आपने कोर्स दिया है, वो किस तरह से? ये कंवर दुर्गा चंद डिग्री कॉलेज जैसलमेर है। हाँ, तो मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है 9th से है कि बच्चे को पेरेंट्स की काउंसलिंग करोड़ों रुपए सरकारें खर्चती हैं। तो मुझे लग रहा है कि इस टाइप के सिस्टम को डेवलप करना चाहिए कि बच्चे को 9th से उसकी काउंसलिंग हो प्रॉपर वे से, पहले तो उसका पता किया जाए क्या है, तो बताया जाए किस फील्ड में तू जाएगी तो तेरा ये जय श्री राम। आप सबका फिर से स्वागत है मेरे चैनल विकास नाविक में। तो आज हम पॉडकास्ट करने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत का जिन्हें हम समाजसेवी कह सकते हैं, गुरु कह सकते हैं। उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़कर एक विकल्प चुना जिसमें उन्होंने फ्री में काफ़ी युवाओं को कोचिंग दी। तो मेरे साथ में है OP सिंह जी। OP सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें समय दिया। थैंक यू वेरी मच सर। सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगा कि आप मेरे दर्शकों को अपने बारे में बताइए। मैं 93 का PhD हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी से, बायोलॉजिकल साइंसेज में मैंने PhD किया। और मैं एक दूर दराज क्षेत्र से संबंध रखता हूँ, एक अध्यापक का। तो थोड़ी से मैं अपने स्कूल टाइम में टॉपर रहा, लेकिन चंडीगढ़ जाकर 15-16 साल की उम्र में मेरे पिताजी ने मुझे चंडीगढ़ भेजा और मुझे वहाँ बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि गांव से दूर क्षेत्र से मैं गया था। तो बहुत सारी चीज़ों की दिक्कतें आई जो यहाँ नहीं होती थी, क्योंकि मैं टॉपर था और अपने एक अलग से माहौल में पड़ा। उन वर्षों को मैंने बड़ी मेहनत से, पेशेंस से, लगन से कामयाबी थोड़ी सी हासिल की। पंजाब यूनिवर्सिटी से ऑनर्स स्कूल में BSc ऑनर्स स्कूल किया, MSc ऑनर्स स्कूल किया, उसके बाद PhD किया। तो ये मेरा एक पढ़ाई के क्षेत्र में अनुभव समझिए कि मेरे बारे में ये चीज़ें हैं कि मैंने कहाँ से मैंने स्कूलिंग की, कैसा मैं था और आगे मुझे क्या क्या संघर्ष करना। सर, मैंने सुना है कि आपने सरकारी नौकरी छोड़ी। यहाँ आज लोग सरकारी नौकरियों के पीछे भाग रहे हैं, तो आपके दिमाग में ऐसा क्या है कि आपने सरकारी नौकरी छोड़ी और अपने कोचिंग सेंटर आपने क्या क्या किया, वो थोड़ा दर्शकों को बताइए। देखिए, पहला तो आपने बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा कि उन दिनों में हमें ये होता था कि अगर हम पंजाब यूनिवर्सिटी से MSc जब करते थे तो MSc करने के उपरांत हमें एकदम यहाँ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में नाम दर्ज करवाते थे और हमें स्कूल में लेक्चर की जॉब मिल जाती थी। अच्छा। पर मेरा थोड़ा सा ये था कि मैं और आगे मेरे पिताजी ने कहा कि और पढ़ो। अच्छा, तो मैं अच्छा थोड़ा सा और पढ़ें, तो फिर मैंने PhD किया। PhD के बाद मुझे सरकारी नौकरी मिली। शायद ये हो सकता है कि मुझे बिना संघर्ष के सरकारी नौकरियां मिल गई, इसलिए मुझे सरकारी नौकरी का कोई ज़्यादा क्रेज नहीं था, तो मैं छोड़ देता था, दूसरी मिल जाती थी। तो इसलिए मुझे कोई लगता नहीं था कि मैं गलती कर रहा हूँ। अच्छा। और लोग इसको कहते थे कि ये गलतियाँ हो रही हैं कि आप सरकारी आदमी सरकारी नौकरी क्यों छोड़ रहा है। तो क्यों छोड़ी वो मैंने बता दिया कि मुझे नहीं लगता था कि सरकारी नौकरी में फ़ायदा है या उधर फ़ायदा है। तो मुझे थोड़ा सा एक टीचिंग का पैशन मेरे पास की वजह से था, तो मुझे पढ़ाना थोड़ा अच्छा लगता था और उस अच्छा पढ़ाने में मैं चाहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाऊँ। अच्छा। तो इसलिए मैंने फिर कोचिंग सेंटर को चुना। कोचिंग सेंटर में फिर थोड़ा एक ये भी आप कह लीजिए कि क्रेज़ कह दिया था कि थोड़ा पैसा ज़्यादा मिलता था सरकारी सिस्टम के हिसाब से। अच्छा। तो लगता था कि बहुत पैसे आ रहे हैं और बच्चे आ रहे हैं और बच्चे आ रहे हैं। तो दैट्स व्हाई आई प्रेफर्ड प्राइवेट सिस्टम में मैं गया कि मैं प्राइवेट काम में करूँ। फिर कई बार लगता था
कि नहीं यार सरकारी नौकरी बहुत अच्छी है, सरकारी मुझे नहीं लगता था अच्छी, जब सब कहते थे सरकारी नौकरी। एक मुझे सरकारी नौकरी में थोड़ी सी उनकी हमें बंदिश सी लगती थी। अच्छा शायद ये मुझे लगता था कि मैं इंडिपेंडेंट से काम करना चाहता था। अच्छा हालांकि ऐसी कोई बंदिश वाली बात नहीं है, बट थोड़ा सा लगता था कि वहाँ इंडिपेंडेंट, और मैं बहुत मेहनत करता था। अच्छा आप अगर आज हम सोचते हैं तो कई बार ऐसा लगता है कि यार सच में ही क्यों ना। तो मैं 4 बजे उठता था और 5 बजे मैं एक बैच शुरू करता था कोचिंग का, 6:30 बजे मैं बैच खत्म करता था, और उसके बाद 8 बजे मैं अपने कॉलेज पढ़ाने के लिए 85 किलोमीटर का सफर तय करता था बसों में, 2 बसें बदलता था। 85 किलोमीटर के बाद मैं कॉलेज उठाता था, उसके बाद कॉलेज पढ़ाने के बाद फिर मैं आता था 85 किलोमीटर, उसके बाद फिर मैं इवनिंग में बच्चों को पढ़ाता था। तो कुछ साल तक ये कॉलेज के साथ साथ मेरा प्राइवेट चलता रहा। जब मैंने सोचा कि प्राइवेट में मुझे ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है, तो देन आई लेफ्ट दिस जॉब, कॉलेज जॉब। उसका फिर मैंने किया, फिर मैंने स्कूल ग्रेडर में भी किया, फिर मेरा कुछ मन नहीं लगा कि मुझे एक 8 से 2 या 9 से 2 ऐसे कुछ बंदिश में जाना पड़ता है। मुझे उतना समय नहीं दे पा रहा था मैं इवनिंग सिस्टम में अपने सिस्टम को, क्योंकि वहाँ मैंने ये देखा है, मेरा मैसेज दिया कि अगर आप 1 घंटा पढ़ाना चाहते हो तो आपको कम से कम 2 घंटे पढ़ा के जाना पड़ेगा, अगर आपने बहुत बढ़िया पढ़ाना है। तो वो समय नहीं मिल पाता था, क्योंकि उसके लिए अगर मैं 3 घंटे पढ़ाता था शाम को, तो मुझे 6 घंटे कम से कम पढ़ना पड़ता था, अच्छी पढ़ाने के लिए, नोट्स बनाने के लिए, असाइनमेंट बनाने के लिए, क्वेश्चन तैयार करने के लिए, बच्चों के डाउट क्लियर करने के लिए। तो इसलिए भी शायद मैंने उन जॉब्स को इतना महत्व नहीं दिया, क्योंकि मुझे वहाँ बहुत अच्छा लग रहा था प्राइवेट सिस्टम को। सर अभी आपने कहा कि प्राइवेट में ज़्यादा फायदा था, लेकिन आपने काफ़ी युवाओं को जो है फ्री में कोचिंग भी दी है। तो आज तक आपने कितने युवाओं को जो है फ्री में कोचिंग दी है? देखो, आज तक मैंने टोटल जो मैं कोचिंग दे सकूँ, मैंने 30 साल कोचिंग व्यवसाय में रहा। मैंने 10,000 युवाओं से अधिक युवाओं को मैं कोचिंग दे चुका हूँ। 10,000 में से मैं 3500 बच्चा हिमाचल प्रदेश का सरकारी स्कूलों का, सरकारी स्कूल, वो 3500 बच्चा मैं सरकारी स्कूलों का आज तक निःशुल्क क्रैश कोर्स एक होता है नीट का, मेडिकल एंट्रेंस के लिए, वो देता रहा। तो वो क्रैश कोर्स दिया 3500 बच्चों को, और 3000 के करीब मेरे बच्चे जो हैं फ्री वाले, और दूसरे बच्चे जो हैं 3000 के करीब MBBS कर चुके हैं, कर रहे हैं। और 1000 बच्चा मैंने पंचकूला के गरीब बच्चों को, पंचकूला जिले के गरीब बच्चों को पढ़ाया। और 500 बच्चा मैं पंजाब के मेरिटोरियस स्कूल का बहुत ही गरीब लड़कियों को पढ़ा चुका हूँ निःशुल्क। क्या सर, हमने सुना है कि कुछ कॉलेजेस और स्कूल को भी आपने गोद लिया है, वो किस तरह से आपने गोद लिया है? हाँ, अब फिर मैंने सोचा कि ये जो नीट एक अलग पार्ट है, इसके अलावा भी बच्चों को बहुत सारी समस्याएं हैं। समस्या सबसे ज़्यादा ये है कि करियर के बारे में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में बिल्कुल बच्चों को पता नहीं है। हाँ, तो इसके लिए फिर मैंने ये चुना कि कुछ ऐसे कॉलेजेस, मैंने कई कॉलेज मैंने खुद नहीं गया, जहाँ से कुछ कॉलेजेस ने हमें खुद एक इन्विटेशन दिया कि सर क्या आप हमारे कॉलेज में आ सकते हैं। तो जो कुछ तो मेरे होम क्षेत्र के नज़दीक के कॉलेज थे, वो मैंने इस टाइप की चैरिटेबल एक्टिविटीज, जैसे ये कंवर दुर्गा चंद डिग्री कॉलेज जयसिंहपुर है, यहाँ हमने एक MOU किया है इनके साथ। अच्छा, MOU, अच्छा, जिसमें हम बच्चों को, कुछ बच्चों को निःशुल्क, जो हमने लास्ट ईयर बच्चों को कहा, SDM महोदय भी यहाँ संजीव ठाकुर जी ने भी, संजीव जी ने भी हमें कहा कि सर आप यहाँ, शिक्षा के क्षेत्र में हमारा इलाका पिछड़ा है, इन्होंने स्पेशली कहा जी, तो भी आप यहाँ कुछ इस तरह से करें। तो हमने साइकोमेट्रिक एनालिसिस का प्रोविजन यहाँ किया। साइकोमेट्रिक एनालिसिस होता है 10वीं के बाद बच्चे ने करियर में कहाँ जाना है, बेसिक जो प्रॉब्लम आती है वो यहाँ से आती है, 10वीं से आती है। जी, तो वो हमने कुछ प्रयास किया, अगले साल भी करेंगे। लेकिन इसके साथ हमने जयसिंहपुर जो कॉलेज है, कॉलेज में कुछ छात्राओं को लास्ट ईयर हमने कहा कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करती हैं, तो एकदम तो कंपटीशन में निकला जाता, इसके लिए एक मतलब जैसे इसको किसी टेस्ट की तैयारी के लिए फॉर्म निकला जाता है,
तो जब वो निकलता है तो बच्चा उस टाइम फॉर्म लेता है, किताब फॉर्म के बाद किताब लेता है और पढ़ना शुरू करता है। तो वो जी के 4 दिन 5 दिन में, तो हमने कुछ बच्चों को ऑनलाइन कोचिंग निःशुल्क दिलवाई, कुछ बच्चों को उसका फायदा हुआ। ऐसा ही हमने फिर बच्चों को इस बार एक बहुत बड़े लेवल पे करियर काउंसलिंग यहाँ की, जो फाइनल ईयर के बच्चे थे। आप समस्या ये है विशाल जी के बच्चों को ये ही पता नहीं है, पेरेंट्स को पता नहीं है। इवन मैं आई डोंट हेजिटेट टू से कि इवन जो पढ़े लिखे पेरेंट्स हैं वो भी कोई बहुत ज़्यादा फायदा नहीं ले रहे हैं। कारण क्या है कि आज की डेट में नौकरी कहाँ है, नौकरी किस टाइप से दी जाती है, उसके बारे में ज्ञान नहीं, तो बिगर नॉलेज है। तो उसके लिए हमने कॉलेज के साथ किया है, अगले साल हम और बढ़िया करेंगे। कि बढ़िया का मतलब ये है कि वो शुरू से ही बच्चों को बताएंगे। बच्चों को पता ही नहीं था, हमने बच्चों को कहा तुम क्या करना चाहते हो, कहते पता नहीं। तो हमने कहा तुम BA कर चुके हो, BCom कर चुके हो, तुम्हें पता ही नहीं क्या करना है, कोई टारगेट नहीं है। बच्चे को भी बहुत दुख होता है कि जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा है उसको कुछ नहीं पता। इवन उसके पेरेंट्स को अगर पूछते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो भी कहते हैं जैसा बच्चा कहेगा। बच्चे को जब बच्चे को नॉलेज नहीं है, 90% बच्चे ये पेरेंट्स ये कहते हैं कि जी जैसा बच्चा बोलेगा। हम तो बोलते हैं जितना मर्जी पढ़ो, यार पढ़ो तो है, तो पढ़ना भी किस तरीके से पढ़ना है। अभी आपने देखा पीछे मुझे बहुत दुख हुआ सुन के कि एक हैरानी भी हुई, बहुत बड़े मीडिया में ये आया था कि PhD BTech बच्ची जो है वो आशा वर्कर जो ये होती है आंगनबाड़ी की सहायिका ना, सहायिका लगी टेस्ट देके। जिन्हें देखो इट कम्स के 2 चीजें इसमें मैंने लिखा भी था कि इसमें 2 चीजें हो सकती हैं, ये तो क्वालिटी एजुकेशन ही है या क्रेज फॉर गवर्नमेंट जॉब है। 2 चीजें हैं, मैं इस पर भी आऊंगा, क्रेज फॉर गवर्नमेंट जॉब एंड सेकेंड इज क्वालिटी, आपकी एजुकेशन में क्वालिटी नहीं है, इसलिए आपको उस बीटेक का कोई फायदा नहीं मिला। क्योंकि आप अगर बहुत बढ़िया कॉलेज से बीटेक की होती है आपने तो आपको जॉब नहीं करनी, ठीक है ना। अगर आपने PhD बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी से रेलेवेंट की होती तो आपको ये जॉब नहीं करनी। सेकंड, जब आपको जॉब नहीं मिली तो आप इसको इसलिए प्रेफर कर रहे हो कि हिमाचली लोग इसलिए प्रेफर करते हैं, गवर्नमेंट जॉब को प्रेफर करते हैं। तो इसमें बहुत सारी मैं तो आपको थोड़ा और बता दूं, एक स्वावलंबी भारत अभियान है। अच्छा, ये हिंदुस्तान में दूसरा सबसे बड़ा अभियान है। पहला था भारत छोड़ो अभियान, जो मीडियम टाइम लगा था। अब जो चल रहा है वो है स्वावलंबी भारत अभियान। मैं उस अभियान का एक हिस्सा हूँ। तो वहां भी हमने ये जो एक रिसर्च हुई है उसके हिसाब से ये पता चला है कि हिंदुस्तान में सिर्फ 7% नौकरियां हैं और 93% और 7% के लिए अपना 35 साल तक लगे रहते हैं। तो 7% नौकरी पहली बात, ठीक है ना। और दूसरी बात क्या है कि वो टारगेटेड नहीं है। जब स्वावलंबी की बात करते हैं, अगर हम किसी को कहते हैं कि यार आप किसी बिजनेसमैन से हम बात करते हैं कि यार आप बच्चे को क्या कराओगे, कैसे पढ़ाना, सरकारी नौकरी वाली। तो फिर हमने सोचा सरकारी नौकरी क्यों, सरकारी नौकरी इसलिए कि लोग क्या समझते हैं कि सरकारी नौकरी में एक तो ऐश है, काम नहीं है, दूसरा लाइफ सिक्योर है, सैलरी मिलनी है। खुदा न खास्ता किसी को कुछ हो गया तो उसके आगे परिवार को नौकरी मिलेगी, राइट। तो हम उस अभियान के साथ जुड़ के भी हम ये कह रहे हैं कि दूसरी तरफ अगर आप सोचें, मैं इसको विषय को थोड़ा सा मैं और ले जा रहा हूँ, दूसरी तरफ सोचें कि हमारे पास 2 आदमी हैं, एक नौकरी वाला है चाहे क्लास 1 है और एक बिजनेस वाला है। नौकरी वाले को सारी उम्र एक ही चिंता रहेगी अपने बच्चे को कहाँ एडजस्ट करो, बिजनेस वाले को नहीं होगी। जी वो नहीं सही है, क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो बोला कोई बात नहीं, पढ़ तू, पढ़ने का नहीं होगा तो मेरे बिजनेस पे मैं हूं ना, मेरे बिजनेस पे बैठ। लेकिन सरकारी चाहे जितना मर्जी बड़ा होगा उसको यही चिंता रहेगी मैं अपने बच्चे को बिजनेस कराऊं, नौकरी कराऊं, कंपटीशन की तैयारी कराऊं। तो मुझे जो विषय लग रहा है इस पर बहुत मंथन कर रहा हूँ कि लोग नहीं कर रहे हैं। लोग पहले बहुत सारी चिंताएं हैं। पहली तो ये है कि पहले पता ही नहीं लोगों को क्या कराना, 10वीं से शुरू हो जाता है विचार। मैं भी स्कूलों में मोटिवेशन का स्पीच देने के लिए जाता हूँ, तो मैं भी 10th के बच्चों से पूछता हूँ या +2 के बच्चों से पूछता हूँ कि आप आगे ये सोचा है 10वीं के बाद आप क्या करने वाले हो। एक ज्यादा 2-3 बच्चे बोलते हैं पुलिस में जाना है या आर्मी में जाना है, बाकी किसी को पता ही नहीं कि करना है क्या है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि पेरेंट्स की इसमें ज्यादा गलती है, जैसे आपने अभी कहा ना, मेरे को ऐसा लगता है। तो आप बिल्कुल सही बता रहे हैं कि जो सरकारी हैं वो यही सोचते हैं कि इसको सरकारी नौकरी की तैयारी करनी नहीं हुआ तो मैं पैसे लगा के इसको बिजनेस करवा दूंगा। लेकिन बिजनेसमैन 1-2 टेस्ट करवाते हैं, फिर उसके बाद में सोचते जब जाने देता मेरा बिजनेस मारेगा। जी एक और
हिंदुस्तान में जो मुझे पता है कि 10वीं के बच्चे के लिए ना सरकारें कुछ कर रही हैं ना गैर सरकारी स्कूल कुछ कर रहे हैं। अगर वहाँ काउंसलिंग का नाम लिया जाता है या कुछ और लिया जाता है, वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट वाले करते हैं, वो आके फार्म भरवाते हैं, उनसे एड्रेस नोट करते हैं, उनके डाटा लेते हैं और उनको मोटिवेट करते हैं कि तुम ऐसा करो ऐसा हमारे करो। स्कूल में, हाँ। इसके लिए उन्हें लास्ट फिर इसके लिए उन्हें 5 साल एक साइकोमेट्रिक एनालिसिस। मैं पहले एक बहुत बड़ा अपने एक्सपीरियंस के बेस पे अपनी टीम के साथ हमने एक साइकोमेट्रिक एनालिसिस करते थे, जिसमें हम बच्चे का साइकोमेट्रिक में हम उसको उसकी अपनी परफॉर्मेंस क्या है, वो क्या चाहता है, कौन सब्जेक्ट उसको बहुत अच्छा लगता है, कौन सब्जेक्ट उसको अच्छा नहीं लगता, इस वे पे उसके पेरेंट्स क्या चाहते हैं उसको बनाना, उसके टीचर क्या कहते हैं, उसकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज क्या है, उसको पढ़ाई में कितने घंटे पढ़ता है, उसका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। सबसे बड़ी बात है, एक बच्चा को फाइनेंशियल स्टेटस बोलते हैं डॉक्टर बनना और फीस उसका फालतू नहीं दे पाएगा। फिर उसके हिसाब से उसको एनालाइज करते थे कि तुम ये करके इस टाइप से करके आ करते थे। और आई फील हैप्पी टू से लास्ट ईयर हमने उसका ऐप डेवलप किया, ऐप होता है, और उस ऐप से हम जैसे उस ऐप से हमने जेएनवी पपरोड़ा है, जेएनवी कांगड़ा पपरोड़ा, तो वहाँ जितने भी ये स्कूल हैं जैसे पीएमसी स्कूल है, यहाँ एक कंपल्सरी कंपोनेंट कर दिया है नई एजुकेशन पॉलिसी में। अच्छा, तो वहाँ में उनका साइकोमेट्रिक एनालिसिस हम हमारी टीम ने किया था। अच्छा, तो वहाँ फिर बच्चे को 6वीं से फिर बच्चे को बताते हैं कि तेरे पास ये ऑप्शन है, पहली है, दूसरी है, तीसरी है। उसके पेरेंट्स से हम बात करते हैं कि इसको इन ऑप्शन पे भेजो, अपनी थोपो ना आपस अपने। देखो 2 प्रेशर है आजकल बच्चे के ऊपर, एक पेरेंट प्रेशर और एक पीयर प्रेशर। पेरेंट प्रेशर होगा, उसका पेरेंट्स कहता है कि मेरे बच्चे को मैं पायलट बनाना, मैं डॉक्टर बनाना, फलाना, बच्चे को मैथ नहीं आता, वो वहाँ पहुँच नहीं सकता। और दूसरी तरफ बच्चा कहता है मेरी सहेली है, मेरा फ्रेंड है, ये मेरा, मैंने ये करना। मैंने कॉलेज स्कूल में पूछता हूँ तो वो बोलते हैं जो पहले ने किया है, भाई ये बोलती है मैंने पुलिस बनना, पुलिस भी नहीं आता, पुलिस में जाना, पुलिस बनना, या मैंने ये करना है, कोई सुन लिया भाई मैंने मर्चेंट नेवी में जाना है, मैं वहाँ जाना है, किसी रिश्तेदार को सुना। तो मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है 9th 10th से है कि बच्चे को पेरेंट्स की काउंसलिंग, करोड़ों रुपए सरकारें खर्च की हैं। तो मुझे लग रहा है कि इस टाइप के सिस्टम को डेवलप करना चाहिए कि बच्चे को 9th 10th से उसकी काउंसलिंग हो प्रॉपर वे से, पहले तो उसका पता किया जाए क्या है, उसको बताया जाए किस फील्ड में तू जाएगी तो तेरा ये आपका ये स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ये स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। दिस इज अबाउट द साइकोमेट्रिक एनालिसिस, ये 10वीं की बात है। फिर जैसा आपने बोला 11वीं 12वीं में अगेन दिस इज अ ग्रेट प्रॉब्लम। हम जब +2 के बच्चे को, पर्टिकुलरली आर्ट्स वाले बच्चे को पूछते हैं, वो एक है उसका कॉलेज में पढ़ना है, उसको कोई पता नहीं है भाई कॉलेज के अलावा भी। हमने हमने स्कूल एक अडॉप्ट किया, हमने फ्रास, अच्छा फ्रास एक लड़कियों का स्कूल है, बहुत रिमोट एरिया है, कुल्लुआ। तो वो +2 वालों को पता ही नहीं कुछ क्या करना है। फिर उनको बताते हैं उनके इस टाइप की सरकार की सरकारी योजनाओं का पता नहीं है बच्चों को, वो बताते हैं क्या तुम एससी हैं तो तुम्हारे लिए ये बेनिफिट होता है, तुम एसटी हैं तो ये, तुम्हारे बाहर से कम इनकम है तो तुम्हें ये बेनिफिट होता है, तुम्हें कॉलेज में फलाने प्रोफेशन में जाओ वहाँ तुम्हें ये फ्री में मिलेगा। एक ये बहुत बड़ी समस्या है कि बच्चों को पता ही नहीं है कि हमने करना क्या है, कौन सी जगह जाना है, कहीं कोई पता नहीं है, ना कोई सिस्टम में, गवर्नमेंट सिस्टम में या प्राइवेट सिस्टम में कोई ऐसा सिस्टम है कि कोई इस टाइप का किया जाए। तो मेरा वैसे तो ये बहुत लंबी डिस्कशन है, मैं छोटा छोटा सारे पार्ट को 10वीं को ले लिया मैंने, +2 को ले लिया। कॉलेज की और बड़ी समस्या है, कॉलेज की और बड़ी समस्या है कि कॉलेज के बाद भी बच्चे को पता नहीं है। अभी हमने यहाँ एक नया कंसेप्ट दिया, हमने कहा तुम BA पास लड़कियां हैं जैसलपुर कॉलेज, लड़कों को कुछ बोला नहीं क्या करना है, लड़के थोड़े थे, हमने 2-250 बच्चों का सेशन करा। लड़कियों को हमने बड़ी अच्छी ऑप्शन दी, हमने बोला आप अपने घरों में अपने इलाके में देखोगे एक मेडिकल लैब एक ऐसी जॉब है जिसमें कई लोग बहुत ऊपर पहुंचे, और वो बच्चे पहुंचे जिन्होंने आर्ट्स में कभी की होगी पुराने जमाने में BA की होगी। तो हमने ये भी विकल्प दिया कुछ ऐसा करो कि कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जहां आप जाकर 1-2 महीने की ट्रेनिंग लेके यू कैन ऑप्ट फॉर मेडिकल लैब। तो ऐसा हमने और भी कहा कि आप जॉब रिलेटेड, और दूसरा कहा कि आप इस पे ना जाओ, MA PhD पे ना जाओ, कोशिश ये करते हैं कि इस पे ना जाओ, आप कोई प्रोफेशनल डिग्री करें, प्रोफेशनल डिग्री करें और जॉब लें, और प्राइवेट की जॉब की तरफ सरकारी नौकरी की तैयारी करिए ठीक है,
keep on trying on नहीं। government jobs, but simultaneously you should go for private jobs. सर थोड़े दिन पहले एक सोशल मीडिया पे 2-3 दिन पहले एक सोशल मीडिया पे वीडियो आया था, एक 19 वर्षीय लड़की ने फांसी ले ली, लाइव आई थी वो फेसबुक पे और फोन सामने रखा था और वो पंखे के सामने लटकती है। तो इसका कारण आजकल काफी युवा क्या काफी एज के लोग भी डिप्रेशन में जा रहे हैं, स्ट्रेस में जा रहे हैं, मतलब इतनी हिम्मत कैसे हो जाती है? आपकी राय क्या है इसमें कि आजकल काफी युवा जो है वो आत्महत्या कर रहे हैं, चाहे कोई प्यार के कारण कर रहा है, कोई माता पिता के डिप्रेशन के कारण कर रहा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखो, मैं तो पढ़ाई के क्षेत्र में कहना चाह रहा हूँ, बिकॉज आई डोंट हैव नॉलेज ऑफ प्यार में क्यों जा रहे हैं, दिस इज नॉट, आई डोंट हैव नॉलेज। मैं तो कहूँगा कि जो पढ़ाई का क्षेत्र है वो वही बात आ गई। कुछ बच्चे कहते हैं उनकी कैपेबिलिटी नहीं है पायलट बनने, मैं पायलट बनना, वो तैयारी करती है या करता है, वो नहीं बन पाते, एक कारण रहता है ओह मैं तो बनी नहीं है, या माँ बाप प्रेशर में बोलते हैं तूने तो सिविल करना है, तूने HSC लगना है, तूने इस टाइप का ये करना है, और वो बच्चा कैपेबल नहीं होता, वो ट्राई करता है तो उसको डिस्करेजमेंट मिलती है, पेरेंट्स कैपेबल करते हैं तेरे से कुछ नहीं हुआ, जो मुझे लग रहा है तेरे से कुछ नहीं हुआ, इसलिए आपने देखा कोटा में कई बच्चे नीट वाले सुसाइड कर लेते हैं, वो इसीलिए करते हैं कि कुछ पेरेंट्स का प्रेशर होता है, उनको लगता है कि लोग क्या कहेंगे, मैं तो तैयारी करने के लिए आया था, मेरा हुआ नहीं, क्या है। तो ये वही चीजें हैं कि अगर 10वीं से बच्चे के दिमाग में और पेरेंट्स के दिमाग में बैठाई जाए कि बच्चा इस फील्ड में कैपेबल हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात, जैसे हम नीट की बात करते हैं, पेरेंट्स बच्चे के दिमाग में बचपन से केवल डालते हैं, बच्चे को लगता है, वो सपने लेता है कि मैं मेडिकल कॉलेज टांडा, मैं IGMC शिमला में पढ़ूंगी, और वो वहां नहीं हो पाती, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन पेरेंट्स को एक ऐसे सिस्टम होना चाहिए, पेरेंट्स को ये पता है नीट इज नॉट एवरीथिंग, नीट नहीं है तो बहुत सारी ऐसी ब्रांचेज हैं, BSc पैरामेडिकल कोर्सेज हैं जहाँ डॉक्टर से ज्यादा फायदे हैं, पर वो पेरेंट्स टीचर और नहीं, उनको अवेयर नहीं है ना उस चीज के, उनको नहीं पता, उसको लगता है कि अगर मेडिकल लिया है तो MBBS बनना है, ठीक है ना। लेकिन MBBS तो देखो ना, MBBS तो अब 18 से 20 लाख बच्चा BR को करता है, 1 लाख की सिलेक्शन होती है, लेकिन बाकी दूसरे तो बहुत सारे कोर्सेज हैं जहाँ जाते हैं। तो इसके लिए वो सिस्टम 9वीं 10वीं से सिस्टम चलना चाहिए, ये ब्रांच है, इसका विकल्प है, इसका विकल्प है, इसका विकल्प है, बच्चे को पहले ही बनाया जाए दिमाग में कि बच्चे को मैडिकल लेना है, तो अगर MBBS में नहीं भी हुआ, वी हैव सच टाइप ऑफ अल्टरनेटिव, ठीक है, नॉन मेडिकल में फर्स्ट टाइप आर्ट्स में हो सच टाइप ऑफ आप UPSC में नहीं निकलते, आप HS में निकल जाओ, वहां नहीं निकलते, बैंकिंग में निकल जाओगे, ये आप SSC में निकल सकते हैं। सर आजकल इस साइड आप देख रहे हैं, इस साइड के पूरे हिमाचल में जो है वो नशा काफी कर रहा है और काफी युवा जो है उसकी चपेट में आ रहे हैं, तो आपकी राय में ऐसा युवा क्यों कर रहे हैं और क्या करना चाहिए पेरेंट्स को, युवाओं को? आप अपने विचार लीजिए। मैं विशाल जी अगर सच्ची बात कहूँ, मुझे कोई युवा नहीं मिला नशा करता हूँ। अच्छा। अगर मैं वैसे ही कहूँ, मुझे कोई युवा नहीं मिला, इसलिए मैं उसके बारे में टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। अच्छा। कि भाई या युवा के साथ या कोई एक्सपीरियंस या रिलेशन में या कहीं मेरा नहीं हुआ जिससे कोई युवा इस टाइप का हो। स्कूलों में भी किसी, क्योंकि स्कूलों में भी शर्म कोई कहता नहीं कि ये बच्चा नशा करता है या नशा करता मुझे मिला नहीं। तो मैंने इसके लिए बड़ी चीजें जो हमारे होती हैं जो मैं, लेकिन ये जो मैं देखता हूँ जो छोटे छोटे कस्बे हैं, यहाँ जो सराउंडिंग है ना, सराउंडिंग का असर ज्यादा है। सराउंडिंग और एक बड़ी वो है कि अगर आप शादी 6 महीने अगर आप 20 चोरों के साथ रहोगे ना कंपनी में, तो 7वें महीने 21 में चोर आप हो। तो मुझे लग रहा है कि ऐसी कंपनी होगी, कंपनी नहीं है अच्छी बच्चों की, शायद इसलिए नशे की जैसी संगत वैसी ऐसा लगता, पर मुझे नहीं मिला। सर थोड़े दिन पहले जब आप मेरे को मिले थे तो आपकी गाड़ी में हर्बल प्लांट्स थे, तो आप थोड़े युवाओं को बताइए या जिनके पास घर में खेती है उनको थोड़ा सजेशन दे दीजिए कि हर्बल प्लांट्स का क्या फायदा हो सकता है, थोड़ा आप बता दीजिए। मैं एक डॉक्टर प्रोफेसर NS चौहान हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी नौनी के, उन्होंने एक बुक लिखी है, मेरी गाड़ी में वो किताब रहती है। अच्छा। कि मेडिसिनल प्लांट ऑफ हिमाचल प्रदेश, उसको मैं लगातार कोई 20-22 सालों से मेरी गाड़ी में रहती है। जब भी मेरे पास ड्राइवर होता है या होता है तो मैं उस किताब को पढ़ता रहता हूँ। अच्छा। और पर्टिकुलर हिमाचल के उन प्लांट्स को आइडेंटिफाई करता रहता हूँ, जैप से आइडेंटिफाई करता हूँ। तो मुझे बहुत सारी नॉलेज मिली कि ये जो हर्ब्स हैं ये हमारी डे टू डे लाइफ में भी बहुत काम आ सकते हैं और आते हैं। मैंने अपने पंचकुला वाले घर में भी बहुत सारे हर्ब्स लगा रखे हैं,
और उनका इस्तेमाल करते हैं। तो मैं यहाँ एक तो अपने विलेजेस हैं जहाँ मैं चाहता हूँ कि मैं अपने से शुरू करूँगा पहले कि वहाँ हम बहुत सारे हर्ब्स, ये जो प्लांट्स हैं, इन प्लांट की खेती करें, पर्टिकुलरली उन प्लांट की खेती करें जिनको बंदर या दूसरे जो वाइल्ड एनिमल्स हैं वो भी नुकसान ना करें। और दूसरा, यहाँ के लोग मेहनत नहीं करना चाहते, तो जिसमें मेहनत कम हो, मैंने तीन चीजें रखी है। यहाँ पानी की कमी है, जहाँ पानी कम हो, तो ऐसे मैंने कुछ आइडेंटिफाई किए हैं। तो उन पे भी मैं अपनी खेती से शुरू कर रहा हूँ पहले कि मैं अभी करूँगा, तभी लोग देखेंगे, तभी करेंगे। ऐसे लोग बोलेंगे यार सलाह दे रहे हैं, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। जी जी, ये बात है। तो इसलिए आपने वो गाड़ी में मेरे प्लांट देखे, तो मैं अभी बस 2 दिन पहले ही 4-5 हमने फील्ड्स में बहुत बड़े लेवल पे लगाए हैं। हमने तकरीबन 1000 के करीब 2 सालों में इंसुलिन के पौधे, जो यहाँ नहीं मिलते, इंसुलिन के पौधे तैयार किए हैं हमारी खेती में। खुद कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती उनको, वो हम 1 लाख तक तो प्रोड्यूस करेंगे इसी एरिया में। हाँ, अच्छा, 1 लाख, जैसे अगले साल 10,000 हो जाएंगे, उसके बाद वो 1 लाख हो जाएंगे। तो उसके बाद उनको लोगों को बांटा जाएगा ताकि वो इस चीज़ की, इस टाइप की थोड़ा सोच है, तो थोड़ा बल्क में काम कर रहे हैं, लोगों को पता चले, 4 पैसे लोगों को मिले, सेहत अच्छी रहे। जी सर, आजकल फेसबुक में या सोशल मीडिया में आता है कि 99 का कोर्स है, 100 रुपए का कोर्स है, तो युवा जो है वो पैसे वहाँ पे दे देते हैं। तो क्या वो कोर्सेज करनी चाहिए, और आपकी नज़र में सबसे अच्छी कोर्सेज कौन से? बिल्कुल सही बोला। मैं भी कुछ पैसे गवा चुका हूँ कोर्स से। मैं भी 99 के बहुत सारे कोर्स करता हूँ। 99 के लिए वो इतने एक्सपर्ट हैं, ये मार्केटिंग स्टाइल है उनका, वो इतने एक्सपर्ट हैं। शाम को बोलेंगे सर अगला कर लेंगे आप, जब अगला करते हैं तो वो 690 वाला आ जाता है। अच्छा। वो अगला करते हैं, अगले राउंड में ये सिखाया जाएगा, अगले राउंड में तो 3000 का। एक बार तो मैं ऐसे पहुंच गया जहाँ वो 20,000 का कोर्स बेचने के लिए कहने लगे। तो ये जो है, ये 90 मेरे हिसाब से जो 99 का कंसेप्ट है। हाँ, मैंने कुछ कोर्सेज जो मुझे फायदा हुआ, मैंने AI रिलेटेड कुछ कोर्स सीखे हैं जिसका मुझे फायदा हुआ, और मैं अपने प्रोफेशन के लिए नहीं इसको रखा, मैंने वैसे अपनी नॉलेज के लिए था। मुझे लग रहा है कि बच्चों को इन पे नहीं जाना चाहिए, इन पे नहीं जाना चाहिए। उनको एक अच्छी रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी, रैंकिंग वाली यूनिवर्सिटी, उसके रिव्यूज लेके वहाँ कोई भी कोर्स करें, वहाँ करें। ये मेरी सोच है। सर, आखिरी प्रश्न है हमारा, जैसे मैंने आपसे बात किया था, आप देखते रहते हैं, हमारा मोटिवेशन फिटनेस क्लब है, और काफ़ी लंबा गाँव के और आसपास के एरियो के युवा जो है वो उसमें जुड़े हुए हैं। तो आप हमारे मोटिवेशन फिटनेस क्लब को आशीर्वाद भी दीजिए और 2 शब्द भी दीजिए। मैंने पहली बात तो है बहुत अच्छी, मैंने कई इंटरव्यूज दिए हैं। आप एक तो बहुत छोटी उम्र के हैं, कितनी उम्र है आपकी? 32 है। वाह, 32 ईयर्स के हैं। इतनी दूर से मुझे ढूंढा, कैसे ढूंढा, किस टाइप से किया, और बहुत अच्छा ये जो आपने मुहिम चलाई है। मुझे लग रहा है कि ऐसे अगर क्लब्स हर जगह बने तो उन क्लब्स को हम और मोटिवेट कर सकते हैं डिफरेंट एक्सपर्ट के। और आपका बहुत अच्छा, ये बहुत ही अच्छी पहल है, और हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप बहुत बड़े लेवल पे जाएं, बहुत अच्छे लोगों को आपके साथ भी कनेक्ट कराएंगे कि ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। 32 साल के युवा अगर दूसरों को प्रमोट कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है ये युवा ही युवा को अच्छा प्रमोट कर सकता है। तो यार माय ऑल गुड विशेस आर विद यू, होप फॉर द बेस्ट, गुड लक। सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।